गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आई होप सो आपको ये वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन फास्ट फॉरवर्ड मोड। And if you like this video, please share with your friends and colleagues. So start this video. So friends, today's topic is Prime Minister. भारत के प्रधानमंत्री, उनसे संबंधित आज हम जानकारी लेंगे और डेफिनेटली इस वीडियो से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिक्र है और आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री से संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत देश के वो कैबिनेट के हेड होते हैं, मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं और लोकसभा में वह दल, वह पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो बहुमत से आई हो, उसी का एक लीडर, जो सीनियर लीडर होता है, जो पॉपुलर लीडर होता है, उसको प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की सिफारिश पर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और उनके नेतृत्व में बीजेपी पार्टी लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है। इस लोकसभा 7वीं लोकसभा में लगभग 303 सीटें वर्तमान बीजेपी सरकार के पास हैं और बीजेपी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान में है। तो आइए कुछ डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जो टोटल हमारी लोकसभा की सीटें होती है वो होती है 543 प्लस 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि वर्तमान में एक संविधान संशोधन द्वारा उन एंग्लो इंडियन की जो जिक्र है उसको ख़त्म कर दिया गया है और 543 मेंबर्स को हमारे द्वारा सीधे सीधे चुना जाता है। ठीक है, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये 5 ईयर बाद, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और इसमें जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, मेजोरिटी के लिए लोकसभा में जनरल इलेक्शन में 272 प्लस सीटें चाहिए होती है किसी भी पार्टी को लोकसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए। और वर्तमान में जो सत्ताधारी, जो रूलिंग पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में इस पार्टी को लीड कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि भारत के एक बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में है, जिनके नेतृत्व में बीजेपी लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है और आज लगभग 80% राज्यों में बीजेपी की सरकार भारत देश में है। तो आइए बात करते हैं विस्तार पूर्वक। प्रधानमंत्री 90 लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो 543 और मेजोरिटी के लिए चाहिए 272। वर्तमान में 303 किसके पास है? बीजेपी के पास है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं पहले प्रधानमंत्री के बारे में। तो आज हम पहले प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं, जवाहरलाल नेहरू से। फ्रेंड्स, 1947 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत देश को आज़ादी मिली। ठीक है, और उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के बने वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको प्रधानमंत्री बनाने में गांधी जी का, भारत के राष्ट्रपिता का बहुत बड़ा योगदान था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भी मुख्य कार्य किए गए उनके बारे में हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1947 से लेके और 1964, जब तक इनका देहांत नहीं हो जाता, ये लगातार एक लंबे समय तक अपने पद पर बने रहे और भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनमें ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक अपने जीवन में प्रधानमंत्री के रूप में व्यतीत करा। तो इनकी जो प्रथम ये 17 साल के लिए लगभग प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे और सर्वाधिक समय ये अब तक का है। इसके अलावा इनको विदेश नीति का जनक, फॉरेन पॉलिसी का जनक, फादर ऑफ फॉरेन पॉलिसी का जनक भी कहा जाता है और ये विदेश मंत्री भी स्वयं रहे अपने कार्यकाल में 1964 तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इनके बारे में देखते हैं कुछ समझौते। इन्होंने एक पंचशील समझौता करा। ठीक है, वो पंचशील समझौते में 5 समझौते थे जो कि चीन के प्रधानमंत्री चाउन लाई के साथ इनके द्वारा करे गए। 5 बातों का जिक्र इस समझौते में था और अप्रैल 1954 में ये पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच पहली बात ये रखी गई कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है,
जो आक्रमण करेंगे वो एक दूसरे पर नहीं करेंगे। दूसरी बात इसमें रखी, दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखेंगे कि जो क्षेत्र की वो अखंडता है, ठीक है, उसको बनाए रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन चाइना ने इस पॉलिसी का क्या करा, इस पॉलिसी का उल्लंघन किया। उसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे इंटरनल जितने भी मामले हैं देश के अंतर्गत, उन मामलों में कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना चाइना और ना ही इंडिया। उसके बाद चौथी बात थी, न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, ठीक है, दोनों देश एक दूसरे के बीच। लेकिन 1962 में चाइना वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, उसमें ये सारी की सारी बातें एक तरफ और युद्ध एक तरफ। उसके बाद पांचवी जो बात रखी गई थी कि शांतिपूर्ण नीति से हम दोनों देश रहेंगे, तुम भी जियो और हम भी जिए के सिद्धांत के आधार पर हम देश कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको सह आशित्व की नीति भी कहा जाता है, लेकिन इस बात का भी उल्लंघन 1962 में पूरे तरीके से किया गया। इसके बाद पंचशील समझौते के बाद जवाहरलाल नेहरू की जो सबसे बड़ी जिसके लिए उनको जाना जाता है वो थी इनकी गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिस टाइम शीत युद्ध दो महासंघों के बीच, दो महाशक्तियों के बीच, एक तरफ था रशिया जिसको उस टाइम पर सोवियत संघ कहा जाता था, और दूसरी तरफ था आपका महाशक्ति, वर्तमान महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तरफ पूंजीवादी शक्ति अमेरिका और दूसरी तरफ साम्यवादी कम्युनिस्ट पावर रशिया। इन दोनों के बीच जो एक स्थिति बनी हुई थी शीत युद्ध के समय, उसी टाइम एक वर्ड निकल कर आया, गुट निरपेक्षता की नीति। और जिसके जनक कौन थे, जिसके जनक थे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने कहा ना तो हम साम्यवादी ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, सोवियत संघ में, और ना ही हम जाएंगे किस में, पूंजीवादी ग्रुप में, ठीक है, किस वाले में, यूएसए वाले में। तो इन्होंने कहा हम अपना तीसरा गुट अर्थात हम ना तो इनकी पॉलिसी को समर्थन करते हैं और ना ही अपोज करते हैं। और इस गुट निरपेक्षता की नीति में इनके साथ तीन देशों के और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी थे, जिसमें पहले थे सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, दूसरे थे नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे, और तीसरे थे एनेक्रोमा, ये थे घाना के राष्ट्रपति। घाना अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, मिस्र अरब कंट्री में पड़ता है, और इंडोनेशिया आपके साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। तो ये तीन और एक हो गए जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ने किस चीज़ को फॉलो किया, इन्होंने करा गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो। उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई फेमस बुक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है। और कांग्रेस के टाइम पे, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, इस बुक को एनसीईआरटी के सिलेबस में डाला गया था, 6th या 7th 8th क्लास में शायद पढ़ाया जाता था। उसके बाद इनकी एक बुक है ग्लिम्पिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक है पिता की पुत्री के नाम पत्र। तो इस तरह की इनके द्वारा कुछ मुख्य पत्रिकाएं और कुछ मुख्य बुक हैं। इसके अलावा इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये किस चीज़ के बहुत ही बड़े समर्थक थे। ये किसी चीज़ के मॉडर्न इंजीनियरिंग के, चाहे बांधों का निर्माण हो, चाहे डैमों का निर्माण हो, या फिर इंजीनियरिंग का एक नई तकनीक के आधार पर भारत देश के आधुनिकीकरण का भी इनको क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्होंने सार्वजनिक उद्यम, बड़े उद्योगों के प्रबल समर्थक, जैसे भाखड़ा नागल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ठीक है। ये जानते थे कि वर्तमान भविष्य में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे हमें मॉडर्न इंजीनियरिंग को, ठीक है, अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी, एम्स, आईआईएम की स्थापना के रूप में भी इनकी मुख्य भूमिका थी। तो फ्रेंड्स, ये तो उनके प्लस पॉइंट हो गए इनकी पॉलिसी के। अब हम इनकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। पहली आलोचना राजनीतिक चिंतकों, पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा, विद्वानों के द्वारा की जाती है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जो कश्मीर वाला जो मुद्दा था उसको ये यूएनओ में ले गए। यूएनओ, जिसके बारे में हमने पहले विस्तार पूर्वक बात करी थी, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि जिसका हेड ऑफिस द हेग नीदरलैंड में है, वहाँ पे ये किस मुद्दे को ले गए थे, कश्मीर के मुद्दे को, जब भारत देश आज़ाद हुआ था। और उसी टाइम
हमारे देश पर आक्रमण कर दिया गया था कश्मीर में कबीलाई शक्तियों के द्वारा और पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा मिलकर। तो उस टाइम ये जो भारत इस वाला कश्मीर वाला जो मुद्दा था उसको कहाँ ले गए, यूएनओ में। और जिसकी वजह से हमारा जो बहुत बड़ा इलाका है वो कहाँ पे रह गया, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वर्तमान में, वो किसके पास चले गया, पाकिस्तान के पास चले गया। तो इनकी आलोचना, एक तो ये आलोचना इसके रूप में की जाती है, ठीक है। दूसरी आलोचना फ्रेंड इनकी इनकी करी जाती है कि ये जो थे इन्होंने भारत में नए राज्यों के गठन किस आधार पर हो, कमेटी में साफ साफ कहा था कि भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, ठीक है। भारत में नए राज्यों का गठन, इसमें इन्होंने कहा था कि नए राज्यों का गठन हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। 1949 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जो कि किसके लिए थी, जो कि राज्यों के गठन के लिए थी, राज्यों के गठन के लिए थी, ठीक है। अक्टूबर 1951 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। 1952 में चुनाव संपन्न हुए थे, जो पहले लोकसभा इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा जो पट्टाभी श्री रामुलु थे, जो कि आंध्र प्रदेश से थे और तेलुगु भाषा से आते थे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था किसके आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, और नए राज्य की मांग करी थी आंध्र प्रदेश की। और जो कि 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य बना। इसी के बाद बॉम्बे, कर्नाटक, पंजाब आदि राज्यों की भी मांग हुई जो कि भाषा के आधार पर थी। और अलग अलग कल्चर के आधार पर बाद में हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक है। 1953 के बाद बहुत सारे राज्य, जैसे पहले जो गुजरात रियासत थी उसी में ही मुंबई पड़ता था, बाद में मुंबई और गुजरात एक साथ हुए, ठीक है। इस तरह से हम बाद में देखते हैं कि बहुत सारे और भी राज्य मध्य भारत में और उत्तरी भारत में जिनका विभाजन किस पे, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भाषा के आधार पर हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में नए प्रधानमंत्री से शुरुआत करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।